Good morning students and my dear friends. Today is 12th of Jan 2023 Thursday. इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप भी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट पीडीएफ भी डेली अपलोड होती है। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की जो रिकमेंडेड प्ले स्पीड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.25x। आज का थॉट ऑफ द डे इज however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at। और ये है मिंट पेपर की न्यूज़ हेडलाइंस। ये अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ हेडलाइंस बिजनेस स्टैंडर्ड की हैं जो कि हम आज के डिस्कशन में कवर करेंगे। इसके अलावा मिंट से हम अप्रॉक्सीमेटली 4 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज टोटल हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स आज के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले आर्टिकल से जो कि मिंट के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्रॉसेस 86% ऑफ टारगेट फॉर द फिस्कल ईयर। तो सेंटर का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, जो डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू है, वो अप्रॉक्सीमेटली 86% बजट टारगेट का अचीव कर चुका है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जो टारगेट सेट किया था उसका 86% कलेक्शन आ चुका है गवर्नमेंट के पास। एंड दिस हाई कलेक्शन इज प्रोवाइडिंग द कुशन टू द गवर्नमेंट एमिड द हायर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन की वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो गई है। लेकिन जो ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी द फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। बट चूंकि ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो अपने टारगेट अमाउंट से ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट को कम बोरोइंग करने की ज़रूरत है। सो एज पर द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, द सेंटर्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैव सरपासेस 86% ऑफ बजट टारगेट। और इस पेस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा वो बजट टारगेट से ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन रुपी 2 ट्रिलियन तक एक्सटेंड कर सकता है डायरेक्ट टैक्स मॉपअप। और ये गवर्नमेंट को एडिशनल स्पेंडिंग बर्डन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल डेटा को देखें तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है जिसमें हम कॉरपोरेशन टैक्स और पर्सनल टैक्स को इंक्लूड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12.31 ट्रिलियन का कलेक्शन 10 जनवरी तक हो चुका है, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 19% ज़्यादा है। और अगर ग्रॉस टैक्स कलेक्शन की बात करी जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14.71 ट्रिलियन है, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 24% ज़्यादा है। हालांकि कलेक्शन के साथ रिफंड भी इंक्रीज हो रहा है। रिफंड में अप्रॉक्सीमेटली 58% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन का एडिशनल कलेक्शन होगा इस बार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के थ्रू। इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो GST में भी एक हाइक एंटिसिपेट करी जा रही है कि जो GST कलेक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ द ओवरशूट कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द एडिशनल बर्डन ऑफ एक्सपेंडिचर और द बर्डन ऑफ एडिशनल एक्सपेंडिचर as per the many chief economists. So these are the key points: spending cushion because of the increase in tax collection in terms of gross tax collection और net direct tax collection। अब देख लेते हैं मिंट का ही दूसरा आर्टिकल जो कि पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। बजट में exempt select solar power plants from duty। हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 का बजट प्रेजेंट होने वाला है और अप्रॉक्सीमेटली नवंबर से प्री बजट नेगोशिएशंस, डेलिब्रेशन, डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, वो कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स बजट से रिलेटेड, अपकमिंग बजट से रिलेटेड कवर करते हुए आ रहे हैं। आज के पेपर में मिंट ने
सोलर पावर प्लांट्स को लेकर के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी अपकमिंग बजट में, उस एस्पेक्ट को कवर किया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ या मतलब सम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम पेइंग द ड्यूटी ऑन इक्विपमेंट इम्पोर्ट्स। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैनल्स, जो पीवीसी पैनल्स या अदर इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करती हैं कंपनीज, उसमें एक हैवी ड्यूटी लगती है। तो प्रॉबेबली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अपकमिंग बजट में हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जेम कर दिया जाए ड्यूटी पेमेंट से ऑन इक्विपमेंट इंपोर्ट्स, जिसकी वजह से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सकता है और जो कंज्यूमर पावर टैरिफ है वो भी लोअर हो सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। तो प्रोजेक्ट विद 30 gigawatts of capacity will be benefited or may be benefited from this scheme of government into upcoming budget। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट क्यों एग्जाम्पशन कर रही है? क्या इससे पहले गवर्नमेंट ने किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी या किसी भी तरह का टैरिफ इंपोर्ट किया था क्या फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पर? तो यस, अगर हम देखें तो मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी अनाउंस करी थी। किस पे? फोटोवोल्टिक सेल्स पे। और 40% कस्टम ड्यूटी अनाउंस करी थी किस पर? सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पे, जो कि अप्रैल 2022 से इफेक्ट में आ चुका था। रीजन क्या था गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर एडिशनल कस्टम ड्यूटी को इंपोज करने का? गवर्नमेंट का सीधा पर्पस ये था कि जो चाइनीज इंपोर्ट है सोलर पैनल के केस में उसको ब्लॉक किया जाए, चाइना पर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की उसको ब्लॉक किया जाए और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। इसीलिए जो चाइना से आने वाला इंपोर्ट था सोलर वोल्टिक सेल्स का, सोलर वोल्टिक मॉड्यूल्स का, उस पर गवर्नमेंट ने 25 से लेकर के 40% तक एडिशनल कस्टम ड्यूटी इंपोज करी थी, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ मॉड्यूल्स थे, जो चाइनीज़ फोटोवोल्टिक सेल्स थी, वो कॉस्टली हो गई थी। तो इंडिविजुअली फोकस ऑन द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। अब क्या है, अब गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन कर रही है कुछ प्रोजेक्ट्स का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा सुनने में आया कि इस इंक्रीज़ की वजह से, इस बेसिक कस्टम ड्यूटी में रिवीजन की वजह से जो इवेंचुअल कंज्यूमर पावर टैरिफ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा जो कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी डिले हो रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस एग्जम्पशन के बाद प्रॉबेबली कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी तक डिले थे, 1 साल से एटलीस्ट डिले चल रहे थे बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सोलर photovoltaic modules or cell, now their implementation will increase. Apart from it, it will also lower the consumer power tariff. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 2 of main paper. Government readies rupees 2,600 crore scheme for to incentivize UPI RuPay. यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रॉक्सीमेटली 2,600 करोड़ की स्कीम अप्रूव कर दी है, ओके कर दी है। किस लिए? टू इंसेंटिवाइज द यूज ऑफ यूपीआई एंड रूपे डेबिट कार्ड फॉर लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के पेनिट्रेशन के लिए, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2,600 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिसके तहत यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड को लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस में प्रमोट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। सो अंडर दिस स्कीम द एक्वायरिंग बैंक विल बी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर व्हाट? फॉर प्रमोटिंग द POS एंड ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस यूजिंग दीज टू पेमेंट्स मोड। और ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है ये रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी फॉर रूपे एंड भीम यूपीआई। तो अंडर सबका साथ सबका विकास स्कीम गवर्नमेंट विल प्रमोट दिस यूपीआई लाइट एंड यूपीआई 123 पे एज अ इकोनॉमिकल एंड यूज़र फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, स्पेशली ऐसे सेगमेंट के लिए जो कि अभी तक फिलहाल के लिए किसी भी फॉर्म का डिजिटल पेमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो स्कीम गवर्नमेंट ला रही है is a digital payment all across the sector, all across the segment of population will get promoted. और देखो ऐसा पहला इनिशिएटिव नहीं है जो गवर्नमेंट ले रही है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा कई सारे और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शंस
into different sectors, into different population segments. क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स ने कोविड-19 के ड्यूरेशन में स्मॉल मर्चेंट को और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए पेनिट्रेशन किया है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़, और गवर्नमेंट के साथ इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट करना is very beneficial as well as mandatory because of the compelling benefits. अब देख लेते हैं वन शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम मिंट। इंडिया आइज पावर ट्रांसमिशन लिंक विद थाईलैंड वाया म्यांमार। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने श्रीलंका से गवर्नमेंट जो इंडिया जो है पावर ट्रांसमिशन लिंक स्टैब्लिश करने वाली है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की न्यूज़ में म्यांमार और थाईलैंड के साथ जो पावर ट्रांसमिशन लिंक इस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडिया और म्यांमार जो हैं वो अपने पावर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने टॉक्स भी स्टार्ट कर दी है। और जो ऑफिशियल्स हैं दे आर स्टिल नीड टू मीट एंड डिस्कस द मैटर। और जो इंडियन टेक्निकल टीम है वो बहुत जल्दी म्यांमार विजिट भी करेगी। तो फिलहाल के लिए इंडिया और म्यांमार के बीच में ऑलरेडी पावर ट्रांसमिशन लिंक है, उसको अपग्रेड करने की बात हो रही है, उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है, जिससे कि पावर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी थाईलैंड को भी प्रोवाइड करी जा सके। तो म्यांमार और इंडिया इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका जो पावर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी है उसको किस तरीके से एक्सटेंड करके थाईलैंड तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल के लिए इंडिया और म्यांमार के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, और अभी तक की जो डिस्कशन हुए हैं पॉजिटिव हैं। बहुत इस बात के बहुत चांसेस है कि प्रॉबली ये जो टेक्निकल पावर ट्रांसमिशन लिंक है बिटवीन इंडिया और म्यांमार ये थाईलैंड तक भी एक्सटेंड करी जा सकती है। हालांकि अभी दोनों साइड से कोई भी ऐसा फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक आर्टिकल कवर कर लेते हैं। रूपी भीम गेट 2600 करोड़ कैबिनेट बूस्ट। ये न्यूज़ हमने मिंट में कवर करी है कि जहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने, जिसको चेयर कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2600 करोड़ की जो स्कीम थी किसके लिए, रुपये और भीम के प्रमोशन के लिए, वो अप्रूव कर दी है। बस यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि ऐसा नहीं कि ये स्कीम पहली बार अनाउंस करी जा रही है। ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में भी इसको अनाउंस किया गया था, जहाँ पर इसमें 1300 करोड़ का एलोकेशन किया गया था, और इस अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट 2600 करोड़ का एलोकेशन करेगी। इसके साथ ही 3 और न्यूज़ भी हैं जो कि इसी पर्टिकुलर बजट से यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट से ही रिलेटेड हैं, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर पुअर रीनेम्ड PMGKAY। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम थी उसको रीनेम कर दिया गया है एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 80 करोड़ लोगों को जो फ्री ग्रेन मिलता था। क्यों गवर्नमेंट ने रीनेम किया? क्योंकि अपोजिशन का क्रिटिसिज्म था कि गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रही है फ्री मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 kg ऑफ फूड ग्रेन अंडर द स्कीम दैट वाज आल्सो नोन एज PMGKAY। तो इसी के बाद गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम है उसको रीनेम कर दिया है, यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हालांकि पहले भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सेंटर इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करने की बात की थी। हालांकि अब इसको रीनेम करके वही पुराना नाम दे दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अप्रूव। तो यूनियन कैबिनेट ने 3 नई नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया है। और इन सोसाइटी का पर्पस क्या होगा? दिस सोसाइटी विल प्रमोट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सीड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS एक्ट 2002 के तहत ये सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगी और ऑपरेट करेंगी इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सीड्स और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जानते हैं तो कि स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती हैं और एक मल्टी स्टेट ऑपरेट करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दोनों के ही जो रेगुलेशंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वाटर सेंटर नेम्ड आफ्टर SP मुखर्जी। द नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी इन कोलकाता हैज़ ऑल्सो बीन रीनेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो एज पर द Central government, Union Cabinet has given ex post facto approval for renaming of this water institute, जिसका पहले नाम था द नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी। अब रीनेम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है।
डिजिटल इनइक्वालिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिस्क फॉर इंडिया WEF। तो वेडनेसडे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई, और इस पब्लिश रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं फॉर वर्ल्ड एज अ होल और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले देख लें कि कौन कौन से 7 सबसे बड़े ग्लोबल रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 में, तो सबसे जो सिग्निफिकेंट हम बोल सकते हैं रिस्क हैं, शॉर्ट टर्म रिस्क हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क मतलब जो अपकमिंग 2 ईयर्स में है, लॉन्ग टर्म रिस्क जो अपकमिंग 10 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म रिस्क में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशंस, failure to mitigate climate change impact, social polarization, large scale environmental damage, failure of climate change adoptions. These are the short term risks that global risk report has identified. Long term risk में अगर हम देखें तो failure to mitigate climate change, failure to climate change adoption, natural disaster, extreme weather events, biodiversity loss, ecosystem collapse, large scale involuntary migration, natural resource crisis एंड सोसाइटल पोलराइजेशन। तो अगर हम यहाँ देखें ओवरऑल इन सारे रिस्क को हम देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क निकल कर आ रहा है वो है इकोलॉजी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, रिसोर्स डिप्लीशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इकोलॉजिकल रिस्क जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है जिसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद सोशल पोलराइजेशन और सोसाइटल जो रिस्क हैं उसकी बात करी गई है। आप देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डिजिटल इनइक्वालिटी, जियोपॉलिटिकल कंटेंट्स for resources, natural disaster and extreme weather conditions are the biggest event or the biggest risk for इंडिया। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में। वो अभी तक हमने जितने ये रिस्क देखे ये वर्ल्ड और ग्लोबल लेवल पर थे। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट रिस्क हैं, सिग्निफिकेंट, जहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डिजिटल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जियो पॉलिटिकल कंटेस्ट हो रहे हैं फॉर एक्वायरिंग द रिसोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर जिस तरीके से आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, फेमाइन आ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं, ये इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर सकते हैं, ऐसा मानना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज इंसिडेंट, ऑल दीज आर ऑल्सो द रिस्क एसोसिएटेड फॉर अदर इकोनॉमीज और ग्लोबल विलेज। और अगर 10 साल की बात करें तो बिगेस्ट रिस्क जो 10 साल के लिए हैं वो फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, लार्ज स्केल इनवॉलंटरी माइग्रेशन, नेचुरल रिसोर्स क्राइसिस और डिप्लीशन। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म के रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ये रिस्क क्यों आइडेंटिफाई किए गए हैं? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सीधे बोला कि दीज आर द चैलेंजेस। ये ऐसे रिस्क हैं जिसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चैलेंजेस ओवरकम नहीं किए गए, अगर गवर्नमेंट ने, कंट्रीज़ ने इनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज नहीं किया, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, इनिशिएटिव नहीं लिए, देन मैनेजिंग दीज चैलेंज विल बी द वेरी रिस्की अफेयर फॉर द कंट्रीज़। और ये आगे जाकर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे लिविंग कंडीशंस को इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ओल्डर और न्यू रिस्क की भी बात करी गई, क्योंकि 2023 स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो वर्ल्ड एज अ होल फेस कर रहा है और जो ऑलरेडी फेस कर चुका है और आगे भी फेस करे। कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि नए हैं, फैमिलियर नहीं है। अगर ओल्डर रिस्क की बात करिए तो इन्फ्लेशन, cost of living crisis, trade wars, capital outflows from emerging markets, widespread social unrest, geopolitical confrontation, specter of nuclear warfare, all these are the old risk जिसको लेकर के जो वर्ल्ड है ऑलरेडी अपने challenges फेस कर रहा है। बट अब कुछ नए एडिशनल रिस्क ऐड हो चुके हैं इनटू दिस लिस्ट, और ये रिस्क जो हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिस्क थे, वो अब एम्पलीफाइड होंगे बिकॉज ऑफ द न्यू चैलेंजेस, न्यू डेवलपमेंट इन द ग्लोबल लैंडस्केप। नए चैलेंजेस कैसे? द अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट, न्यू एरा ऑफ लो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, डी ग्लोबलाइजेशन, डिक्लाइन इन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस, रैपिड एंड अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट ऑफ
dual use, it means civilian and military technologies and growing pressure of the climate change। तो इन सब की वजह से नए चैलेंजेस इकोनॉमीज के पास हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस, रिस्क आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसके लिए सीधे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला देयर इज अ नीड फॉर ऑल द कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड फॉर्म or discuss or deliberate for the different solutions. So together these are converging to shape a unique, uncertain and turbulent decades to come as per the World Economic Forum। और उससे ओवरकम करने के लिए कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कैपेक्स बाय सीपीएसईज हिट 68% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट बाय दिसंबर। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें स्पेशली बाय दिस लार्ज सीपीएसई स्टैंड फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट दिए गए थे बड़ी बड़ी सीपीएसईज को, कितना टारगेट दिया गया था 100 करोड़ और मोर का फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, उसका 68% जो है वो कंपनीज अचीव कर चुकी हैं। एनुअल टारगेट ऑफ 6.62 ट्रिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो इनिशियल 9 मंथ्स हैं कब से स्टार्ट होते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। तो अप्रैल से लेकर के अभी तक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है सीपीएसईज ने वो 68% अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है टारगेट का। जो टारगेट देता था अप्रॉक्सीमेटली 100 crore and more. During the very same period year ago, CPSEs were able to exhaust the 63.29% of full year target. तो इस बार जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। स्पेशली अगर हम बात करें पेट्रोलियम CPSEs की और NHAI की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अमंग ऑल द CPSEs। NHAI अपना 90% टारगेट अचीव कर चुकी है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 1.34 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर NHAI कर चुकी है अभी तक दिसंबर में। IOC ने अप्रॉक्सीमेटली 95% अपना टारगेट एक्सपेंडिचर कर दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं व्हाट इज एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से गेल ने भी अपना 95% का जो एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 77,500 करोड़, उसका 95% अचीव कर लिया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात है तो ओवरऑल जो CPSEs से उन्होंने 5.5 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर किया था। अप्रॉक्सीमेटली 96% एनुअल टारगेट का वो अचीव कर पाई थी फाइनेंशियल ईयर 22 में। और उस समय सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर किया था वो ONGC ने किया था। हालांकि इस बार जो लार्जेस्ट वर्ल्ड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर ONGC है, उसने अभी तक केवल 64% का ही कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट दिए थे CPSEs को कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव करें। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव करना। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूव करना चाहिए? गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ। वी ऑल नो कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? इट लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है। इनकम जनरेशन से क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी में growth होती है। Producer will get the incentive to produce. They will produce. If they will produce, there will be more income. There will be more employment. There will be more productivity in the economy। और ये जो virtuous cycle है ये चलती रहती है। तो this is on track। फाइनेंशियल ईयर 22, फाइनेंशियल ईयर 23 का कंपैरिजन है एनुअल कैपेक्स टारगेट का अप्रैल टू दिसंबर, एंड दिस इज एनुअल कैपेक्स टारगेट सेप्टेम्बर स्पेंड एंड अप्रैल टू दिसंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 22 CPSEs और ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसी के साथ हम एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं। नेट डायरेक्ट टैक्सेस मीट 86.68% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 टारगेट बाय जनवरी 10। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिंट में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि डायरेक्ट टैक्स में 24.58% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, नेट डायरेक्ट कलेक्शन में 19.55% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। 86.6% का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन के फॉर्मेट में। दिस इज द टेबल, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब इसके साथ हम देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स बिजनेस स्टैंडर्ड से। इंडिया कांट रीच नेट जीरो गोल विद EVs only, सुजुकी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अलोन कैन नॉट हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स एम्बिशियस टारगेट। क्या एम्बिशियस टारगेट है इंडिया का? 2070 तक इंडिया ने कमिट किया है कि इंडिया विल अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट। इंडिया विल बी द नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बाय 2070। तो सुजुकी का ये कहना है कि सुजुकी हेयर मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, उनका ये कहना है केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करके इंडिया इस नेट जीरो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी ड्यू टू द एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई सिचुएशन।
इंडिया को या गवर्नमेंट को अदर ऑप्शंस को भी टैप अप करना चाहिए। हालांकि जो ग्लोबल फोकस है वो सबका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही है, लेकिन अगर हम पावर सप्लाई सिचुएशन में को देखें इंडिया में, तो इंडिया को अपने पावर सप्लाई के लिए जो कोल को लेकर के जो डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर अचीविंग दिस एम्बिशियस टारगेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पैन एज सिंगल बिज आईडी टू गेट लीगल बैकिंग। तो यूनियन कैबिनेट अपकमिंग बजट में लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क रोल आउट करने वाली है। किस लिए लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क? फॉर अडॉप्टिंग द परमानेंट अकाउंट नंबर एज सिंगल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन। तो पैन नंबर को सिंगल बिजनेस आइडेंटिफिकेशन या आईडी के फॉर्म में प्रमोट करने के लिए अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट जो है वो लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क प्रपोज करेगी एंड दिस विल अप्लाई टू ऑल बिजनेस सिक्योरिंग अप्रूवल एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस भी किए जाएंगे, जिसके तहत पैन को लीगल बैकिंग दी जाएगी एज अ प्राइमरी आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी। अभी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट आइडेंटिफायर आईडीज हैं डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट के लिए, जिसमें जीएसटीएन नंबर भी है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नंबर भी है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है। इसी तरह के बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, बट अब पैन को एज अ सिंगल बिजनेस लीगल एंटिटी के फॉर्म में प्रमोट किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, 15% प्रोटीन सप्लीमेंट्स फाउंड अनसेफ। तो स्टेट फूड रेगुलेटर ने एक सर्वे कराया था ऑन डाइटरी सप्लीमेंट, जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उस सर्वे के बाद FSSAI ने पाया कि अप्रॉक्सीमेटली 15% जो प्रोटीन सप्लीमेंट हैं वो फेक हैं, अनसेफ। तो इंडिया में जो इस समय मार्केट में प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल हैं स्पेशली फॉर जिम गोवर्स, उसमें से 15% जो हैं वो अनसेफ पाए गए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो FSSAI का ये सर्वे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 प्रोटीन पाउडर का सैंपल लिया गया है, जिसमें से 4,890 प्रोटीन पाउडर्स जो हैं वो अनसेफ पाए गए हैं और 10,000 के आसपास हम बोल सकते हैं वो सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं। और इसी को लेकर के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया है कि जिस तरीके से सुपर कंजप्शन हो रहा है डाइटरी सप्लीमेंट का, डेफिनेटली ये इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और किडनी जैसी डिजीज़ को प्रमोट करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, NCLAT डिनाइज गूगल इंटरिम रिलीफ। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वेडनेसडे को CCI का जो सेकेंड ऑर्डर था, जहां CCI ने 936.44 करोड़ का फाइन लगाया था गूगल पर, उस पर भी इंटरिम स्टे लगाने से मना कर दिया है। जहां पर CCI ने दूसरी बार गूगल पर ये फाइन लगाया था, ये कहते हुए गूगल जो है अपने डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है थ्रू इट्स प्ले स्टोर पॉलिसीज़। और इसी के लिए जो 2 मेंबर बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, उसने फिलहाल के लिए बोला है कि गूगल की जो अपील है CCI के अगेंस्ट दैट इज़ नॉट वैलिड ऑन ग्राउंड, और इसीलिए फिलहाल के लिए NCLAT ने डिनाई कर दिया है किसी भी तरह के इंटरिम रिलीफ को गूगल को प्रोवाइड करने में। तो ये आज की न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर आपको इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल, अपने रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।